प्रोफेसर वसीम अली साहब, मैं आपके पास ही आता हूँ। सर, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए धनंजय जी, जहाँ तक के फैसले की बात है, ये फैसला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और साथ साथ में ही एक बड़ी बेंच का फैसला है, यानी 7 जजेस की जो बेंच है उसका फैसला है। लिहाजा एक लॉ के प्रोफेसर और एक टीचर की हैसियत से मैं तो इस फैसले का पूरी तरीके से स्वागत करता हूं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक जिम्मेदार टीचर की हैसियत से इस फैसले को स्वागत करते हैं और इसका हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। अब जहां तक के रह गया फैसला, जहां तक के है कि इस फैसले में क्या आया है क्या नहीं आया है। एक ये बड़ा फैसला है, तकरीबन 500 से ज्यादा पेजेज में फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अभी पूरे फैसले की एनालिसिस या स्टडी तो नहीं हो पाई है, नहीं पढ़ा जा सका है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया है। लेकिन इस फैसले से फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बड़ी राहत महसूस हो रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है, भारत के कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों में इसका नाम आता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मतलब होता है कि आप बहुत बढ़िया जगह से पढ़ के आए हो। हमारे कई साथी परिचित हैं जो वहां से पढ़ के आए हैं। बड़े डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे जमा भाई हैं, वो हैं, दानिश भाई है, वो है, बहुत सारे लोग। और बताया जाता है कि वहां का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो मुस्लिम या कहिए सांप्रदायिक एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां का माहौल कंप्लीटली जो है वो धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती है, जो इंसानियत की बात होती है, उस तरीके से। फिर में एक सवाल ये बनता है कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए क्यों परेशान है वहां के लोग? क्यों ये यूनिवर्सिटी के लोग चाहते हैं कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा ही दिया जाए? एक दूसरी बात कि अगर आरक्षण की बात हो रही है तो चलिए, क्या मुस्लिम्स में भी तो आरक्षण की बात होनी चाहिए? क्योंकि मुस्लिम्स में भी तो आरक्षण की बात की जा रही है, उनको दी भी जा रही है। पसमानदा की जो बात संजीव भाई ने कही, तो मुस्लिम समाज के भी जो पिछड़े जो दलित वर्ग के लोग हैं, क्या उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां? देखिए ऐसा है धनंजय जी कि जहां तक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, आपने जो उसकी खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो आपने खुद ही बयान कर दिया और एग्जाम्पल दे करके बताया है। उस पे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बयान देने की या उस पे कमेंट करने की जरूरत है। आपने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। अब जहां तक के रह गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी की क्या जरूरत पड़ी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से आपने पेश किया है। देखिए बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये सवाल नहीं उठाया कि अलीगढ़ को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी और सर सैयद ने इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद था कि उनका अपना मानना था कि अगर किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और वो शिक्षा व्यवस्था सिर्फ ये नहीं कि जिस कल्चर में, जिस माहौल में हम हैं, उसी सोसाइटी का, उसी माहौल की शिक्षा व्यवस्था हो, बल्कि सर सैयद ने ये सोचा कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो शिक्षा का मॉडल है, उनकी क्या व्यवस्था है। और उनका ये मानना था कि किसी देश को, किसी समाज को, किसी वर्ग को आगे बढ़ने के लिए उन शिक्षा व्यवस्था को भी अपने साथ लेकर के चलना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने, यानी स्कूल से पहले उन्होंने शुरुआत किया, जो वो स्कूल बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी की हैसियत उसको हासिल हुई। अब मसला ये हुआ कि 1968 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बगैर पार्टी बनाए हुए अजीज बासा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, लिहाजा एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की हैसियत से है, लिहाजा इसको नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन की हैसियत से गवर्न करना चाहिए।
ये इसका इम्प्लीकेशन हुआ। जबकि ये बात बिल्कुल जो है वाज़ेह थी, साफ थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद ने एस्टेब्लिश किया था। उनका मकसद था कि पहला जो मकसद था कि उनकी कम्युनिटी यानी मुसलमान कम्युनिटी जो शिक्षा के फील्ड में बहुत पीछे थी और लोगों के मुकाबले में। सिर्फ नहीं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, बल्कि एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, और उनका ये मानना था कि इनके लिए एक स्पेशल इंतजाम करना चाहिए। साथ साथ में उन्होंने ये भी रखा था कि अली यूनिवर्सिटी यानी जो स्कूल या कॉलेज वो कायम कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरे लोगों को भी इसमें मौका रहेगा। और लोगों ने शुरू में, आपको मालूम भी होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो पहला ग्रेजुएट है वो ईश्वरी प्रसाद है। तो ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी जो बनी थी, कॉलेज जो बना था, मकसद तो था कि मुसलमानों के लिए को शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ में ये भी था कि दूसरे लोगों को भी पूरा पूरा मौका। जब 1967 में ये फैसला आ गया कि माइनॉरिटी नहीं है और ये जैसे और यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कुछ जो है परेशानियां, कुछ पेचीदगियां आना शुरू हो गई। जैसे आपने कहा कि इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट और एडमिशन की चीजें अलग हो जाती हैं, जबकि जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं भी देश के जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को ये हक हासिल है, अधिकार है कि वो 50% चीजें अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकते हैं और बिल्कुल सही, बिल्कुल 50% सही। को। तो ये भी एक रिजर्वेशन का पार्ट है। ये रिजर्वेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका अलग एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर है कि 27% और 22%, 50%। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइनॉरिटीज का स्ट्रक्चर ऑफ द रिजर्वेशन थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्वेशन से अलग था। अब वो चीजें डाइल्यूट होना शुरू हुई। तो जब अजीज बासा का केस आया, इसके बाद में जब 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने आप को माइनॉरिटी मान करके एमडी एमएस के कोर्स में 50% मुसलमानों का रिजर्वेशन किया और 50, तो उसको चैलेंज कर दिया और नरेश अग्रवाल एंड अदर्स ने। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने ये कहा कि अजीज बासा के केस में चूंकि 5 जजेज की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी मानने से इनकार किया है, लिहाजा ऐसी आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जिसमें मुसलमानों को 50% या 50% रिजर्वेशन हो सके। उस डिवीजन बेंच के जजमेंट को लेकर को यानी उसको उसके अगेंस्ट में, चूंकि वो यूनिवर्सिटी के जो बेसिक इंटरेस्ट था, जो फंडामेंटल हमारी जो यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ हो रहा था, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। और जब वो अपील एडमिट हुई तो फिर जिस बेंच के सामने था उस बेंच ने ये कहा कि चूंकि इस पे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है, लिहाजा उससे कम नंबर की बेंच के लिए सुनना ये मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा उस बेंच ने ये मैटर रेफर किया टू ए लार्जर बेंच, और लार्जर बेंच यानी 7 जजेस की 5 से ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। तो ये डिसाइड करने के लिए कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, और अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो ये रेफरेंस में एक बात ये भी आई थी उस जो बेंच के सामने अपील हुई थी, उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट भी दिया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी होने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए, उसको स्टेटस देने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, दैट टू विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक आर्टिकल है जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज को ये राइट देता है कि दे कैन इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, और नहीं ना कि इस्टेब्लिश ही कर सकते हैं बल्कि उसको रन भी करते हैं, यानी राइट टू इस्टेब्लिश एंड राइट टू एडमिनिस्टर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये आर्टिकल 30 का मैंडेट है। तो जी, बिल्कुल। जी उस बेंच ने कहा कि दोनों चीजें तय होना चाहिए कि किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, दैट इज नॉट क्रिस्टल क्लियर। और अब तक के जो है ये चीजें बहुत क्लियरली जो है किसी बेंच से नहीं आई है।
लिहाजा ये मुनासिब है कि पहले क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया जाए और इसके बाद में ये तय हो जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इस कैटेगरी का है वो माइनॉरिटी है या नहीं है। इस बेंच ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 30 को इंटरप्रेट करते हुए बिल्कुल क्लियरली क्राइटेरिया ले डाउन किया, यानी इंडिसिया जिसे हम कहते हैं कि वो इंडिसिया ले डाउन कर दिया है। 1 2 3 4 5 वो पूरे आप पढ़ेंगे, कई क्राइटेरिया है। उन्होंने ये कहा है इस 7 बेंच ने कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को माइनॉरिटी कहलाना चाहता है उसको इन पैरामीटर पे खरा उतरना पड़ेगा, यानी इन पैरामीटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना पड़ेगा। अब रह गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है इन पैरामीटर पे, इसको इस 7 जज की बेंच ने रेफर कर दिया। फिर से आगे जो है उसके लिए भी जस्टिस चंद्रचूड़, ऑनरेबल चंद्रचूड़ ने भी उसके रीजन दिए वाई, क्योंकि ये मसला उनके सामने भी आया था कि जब हम क्राइटेरिया ले डाउन कर रहे हैं तो हम क्यों ना इसको, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक बोहरा कम्युनिटी का मैटर था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस वहां पर भी ये मसला आया था कि जो बेंच ले डाउन करी है वो इसको तय न करे बल्कि इसको दूसरे बेंच को छोड़ दिया जाए ताकि उन क्राइटेरिया को वो एग्जामिन करते हुए ये तय कर दें कि इसकी लाइट में इंस्टीट्यूशन जो उनके सामने है वो माइनॉरिटी है क्या ये नहीं है। जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, एडमिशन का जो हमारे यहाँ क्राइटेरिया है वो हमारे यहाँ जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं चूंकि लॉ डिपार्टमेंट का हूँ, हमारे यहाँ 120 सीटें हैं लॉ में। एडमिशन इनटेक हमारे यहाँ BLLB फर्स्ट ईयर में 120 का इनटेक है। 120 में हम 50% इंटरनल स्टूडेंट को ऑफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इंटरनल इंटरनल मींस कॉलेज के लड़के जी एग्जाम जो है वो, हाँ अपनी कॉलेज, यानी जिन्होंने हमारे यहाँ 12वीं क्लास पास के क्वालिफाइंग BLLB के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम 12वीं क्लास है, तो जिन्होंने हमारे यहाँ 12वीं क्लास पास किया है उनको हम इंटरनल ट्रीट करते हैं। तो 50% सीट्स हम उनको देते हैं हुसेवर में भी, उसमें XYZ नॉट ओनली मुस्लिम, इवन नॉन मुस्लिम, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम ही होता है आज भी अगर आप देखेंगे उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब होते हैं, मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब होते हैं। और जो 50% होता है यानी उसमें कोई एनीवन, उसमें कोई भी हो सकता है, मे बी मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है, ही कोई भी हो सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ क्राइटेरिया है जो ब्रॉडर क्राइटेरिया है एडमिशन का वही एक क्राइटेरिया है। और चूंकि अब तक के हम माइनॉरिटी हमारा डिस्प्यूटेड था और अभी भी जाहिर सी बात है अभी फाइनली नहीं हो पाया है, तो इसीलिए अब तक की वही पॉलिसी हमारी एडमिशन वगैरह में चल रही है। अब इसको आप चाहे रिजर्वेशन कहें, हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। तो ये हमारी यहाँ सिचुएशन है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट है, टीचर्स रिक्रूटमेंट है, क्या उसमें भी उसमें क्या ये पॉलिसी है? इसमें इंटरनल वाला मामला है या क्या है ये? मतलब एडमिशन में तो मैं जानता था कि इंटरनल वाला मामला है वहां पे। जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी पूरी तरीके से मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि ओपन एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशंस जो आती हैं उनमें से जो भी ओपन इंटरव्यू होता है और उसमें जो भी मेरिट पे पाया जाता है उसमें एक विजिटर यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी नॉमिनी होता है सिलेक्शन कमेटी में, 2 नॉमिनी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होते हैं जो बाहर के आउटसाइड के होते हैं, और एक वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और डीन और चेयरमैन, ये स्ट्रक्चर होता है सिलेक्शन कमेटी का। और ओपन इंटरव्यू होता है उसमें हूएवर इज फाउंड ऑन मेरिट, तो मेरिट के बेसिस पे होता है, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल और कोई XYZ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वो उस पे जो है अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ होता है। अभी इसमें अपॉइंटमेंट में कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी, उसकी वजह यह है कि हम आपको माइनॉरिटी चले आए हैं और माइनॉरिटी था, चूंकि डिस्प्यूट हो गया था इस वजह से जैसे जो हमारी ओल्ड पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के तहत अब तक के अपॉइंटमेंट भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते चले आए। मतलब ये कहने का मतलब है कि 100% जो रिक्रूटमेंट होता है वो ओपन कैटेगरी, मतलब ओपन है वो
वो ओपन अनरिजर्व यस, है। ओपन जी जी। ओपन एक और सवाल मैं पूछना ओपन। चाह रहा था आपसे सर, एक जी और जी सवाल जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी वो जो आप बोहरा जी कम्युनिटी के मामले में उसका जिक्र कर रहे थे, तब तक आपका इंटरनेट कट गया कि बोहरा हम्म। कम्युनिटी के मामले में वो कुछ नॉर्म्स लेट डाउन करने की बात कर रहे थे आप, कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। मैं इसको बता दूं कि ऐसा है कि अभी मैंने भी जजमेंट, चूंकि ये जजमेंट अभी आपने ही शायद बताया कि 500 प्लस पेजेस में है। 501 पेज का है। लेकिन हाँ, लेकिन जो है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की जो बेंच, उसमें चीफ जस्टिस ने खुद ही इसको रीजन को साइड किया है कि क्यों हम इसको 3 जजेस की बेंच को रेफर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं। उन्होंने शायद, जो हमने सुना, अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं हो सकता आई मे बी रॉन्ग, बट जो हमने न्यूज पे सुना है उसमें यही था कि क्राइटेरिया तो 7 जज ने ले डाउन कर दिया, लेकिन स्टेटस को डिसाइड करने के लिए 3 बेंच को रेफर। उसकी वजह ये कि उन्होंने प्रीवियस इस तरीके का कोई मैटर बोहरा कम्युनिटी के किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का किसी इंस्टीट्यूशन का था, उसमें भी तकरीबन यही स्थिति बन रही थी। तो उसमें भी जिस बेंच ने क्राइटेरिया ले डाउन किया, उस बेंच ने डिसाइड नहीं किया, बल्कि ऐसे ही रिफर कर दिया। तो शायद जो हमको पता चला, आई मे बी रॉन्ग, मैं इसमें 100% गारंटी के साथ नहीं, जो उन्होंने 3 बेंच को, अदरवाइज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि जो बेंच ये तय कर रही कि व्हाट टू डिसाइड माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, तो वो बेंच उसको भी कह सकती थी कि भाई इस क्राइटेरिया में एमी जो है माइनॉरिटी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको रेफर कर दिया दूसरे बेंच को। तो ऐसा है कि देखिए, ऐसा है, हम अपने अपने हिसाब से कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद, यानी बेंच ने खुद इसके रीजंस दिए हैं कि क्यों हम इसको 3 जजेस की बेंच को रेफर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जब पूरा जजमेंट कोई पढ़ेगा और उस कब मालूम एस्पेक्ट चला। को पढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमको भी और आप सभी लोगों को। तो शायद यही रीजन है कि पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के मैटर को रेफर किया, यानी स्मॉलर बेंच को, हायर बेंच ने स्मॉलर बेंच को रेफर किया है। उसके रीजंस भी जो पिछली जो बेंचेज हैं उन्होंने दिया है, उसी को फॉलो करते हुए शायद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मैटर को फिर जो है 3 जजेस की बेंच को, यानी स्मॉलर बेंच को रेफर कर दिया है। अभी किसी ने उठाया था, ये बात तो बड़ी बात सही है, क्योंकि इट डज नॉट अपील टू द कॉमन सेंस कि एक बड़ी बेंच बड़े मैटर को फिर छोटी बेंच के सामने क्यों रेफर कर रही है। उन्होंने बेसिकली, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू एक रास्ता बना दिया है, आसान कर दिया है कि हाउ टू डिटरमिन माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। वो क्राइटेरिया क्लियरली ले डाउन किया, अब उस पर बहस करने की कोई गुंजाइश। अब उस क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर कोई पूरा कर देगा या शो कर देगा, तो उसे कोई भी कोर्ट जो है, कोई भी बेंच, चाहे वो डिवीजन बेंच हो, चाहे 3 जजेस की बेंच हो या 5 की हो, उसको आसानी के साथ तय कर देगी कि ये माइनॉरिटी है कि नहीं है। तो ये एक तरीके से एक जुडिशियल एक्नॉलेजमेंट होगा कि वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी आर नॉट। अदरवाइज जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही क्लियरली ले डाउन कर दिया है टू बिल्कुल। डिसाइड। और इस बात में ये भी क्लियर, हालांकि उसने भी कहा है कि ये संवैधानिक है, अल्पसंख्यक संस्थान होना संवैधानिक है 31 के तहत। अब है कि 30 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं करता है, उसमें आता है नहीं आता है, 3 बेंच तय कर ले। ये क्लियरिटी जी बिल्कुल सही है। क्या जी कह रहे जी हैं संदीप, कुछ और जानना चाह रहे हैं? मैं नहीं, मैं ये कह रहा था, एक महत्वपूर्ण कमेंट है, एक मैंने एक लाइन का, कि सर जो गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है सवेरे से लेकर शाम तक कि वहां मुस्लिम रिजर्वेशन है, देखिए एकदम साफ हो गया कि वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंटरनल रिजर्वेशन है एडमिशन में, लेकिन रिक्रूटमेंट में कोई नहीं है। भले मुस्लिम सेलेक्ट होते हो दूसरी बात है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। नहीं, मैंने जबकि 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 एक बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि जबकि मैंने जैसा कि जिक्र किया, बॉम्बे में मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि जितने माइनॉरिटी के कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, वो चाहे क्रिश्चियन के हो, गुजराती के हो, सिंधी के हो, मारवाड़ी के हो, फलाने के हो, उत्तर भारतीय के हो, सब में रिजर्वेशन तय है कि इतने इस भाषा भाषी के लोग होंगे। लेकिन जो वसीम सर कह रहे हैं उसमें क्लियर है कि मुस्लिम नहीं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो 50% है उनके लिए है कि आप आए, और बाकी 50% में कोई भी आ सकता है, देश के किसी हिस्से का विद्यार्थी आ सकता है। जी संदीप एक भाई, कुछ एक महत्वपूर्ण बात जोड़ता हूं कि शुरुआती दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस में
बहुत स्टूडेंट मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं मिलते थे, तो इंटरनल के नाम पे भी हिंदू बच्चे काफी सेलेक्ट हुए, और ओपन कैटेगरी में भी एक समय ऐसा था कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो थे वो हिंदू थे, सर जो सर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते सर थे। सर ये मैं आज भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में कहीं यानी 50-50 का है, कहीं 60-40 का है, लेकिन ओवरऑल अगर आप असेसमेंट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ लॉ है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये सारे जितने भी वेल नोन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर आप इनकी स्टैटिक कलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है, आज भी जो आप बात कर रहे हैं, आज भी ये तकरीबन ये सिचुएशन है कि कुछ कोर्सेज में हमारे दूसरी बिरादरी के भाई बच्चे ज्यादा तादाद में है, कहीं बराबर है, कहीं थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अगर ओवरऑल असेसमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर जो है बहुत ज्यादा कम नहीं मिलेगा, कहीं बराबर मिलेगा, कहीं थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा। अदरवाइज मैंने कहा नहीं कि हमारे इंजीनियरिंग में आपको अच्छी खासी तादाद मिलेगी, हमारे लॉ में बहुत अच्छी, अब क्योंकि लॉ का स्कोप बढ़ गया है, बच्चे सब बाहर से आ रहे हैं, ओपन कंपटीशन हो रहा है, अच्छी खासी तादाद में जो है दूसरे बच्चे आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ बराबर दी जा रही है, हु से वरिश मेरिट पे जैसे एडमिशन होता ऐसे मेरिट पे हम हॉस्टल फैसिलिटीज देते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन का हो, हॉस्टल में एक साथ सब रह रहे हैं, पूरे भाईचारे के साथ में, कभी कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो ब्यूटी है और स्ट्रक्चर है।